हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होती है उनको फाइनेंशियल इश्यूज जो आते हैं, मतलब पैसे रेज करने में जो इशू आते हैं उनको वो कैसे पूरा कर सकती है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वेंचर कैपिटलिस्ट वापस इस क्लास में आएगा, तो ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर भी आएगा, तो दोनों एक जैसे टॉपिक लगते हैं, उनमें थोड़ा डिफरेंस भी देखेंगे। बट पहले स्टार्ट करते हैं कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो होती है, एंटिटीज जो होती हैं, इनको क्यों डिफिकल्टी आती है फाइनेंस लेने में। देखो, इनका क्या है कि एक तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। मीन्स जैसे नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि 10-15 साल की हिस्ट्री हो पहले की, ठीक है। लोन लेने जा रहे हैं तो या फिर शेयर इशू वगैरह करने जा रहे हैं तो अपन को 5-7 साल का दिखाना पड़ता है ना डॉक्यूमेंट्स, तो वो भी नहीं है इनके पास। फिर अगर बात करें कि गारंटी देने वाली बात करें या फिर असेट्स को मॉर्गेज रखने वाली बात करें, तो इनके पास कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा असेट्स होती भी नहीं है, तो कई बार फिर इनको बैंक बोलते हैं कि आपको या प्रोपराइटर को अपनी पर्सनल गारंटी देनी पड़ेगी। भाई ज़्यादातर ये क्या होती है, छोटी छोटी फर्म्स होती है, स्मॉल एंड मीडियम, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। इंडिया में इसको जैसे आप MSME वर्ड सुना हो तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना, उस तरीके से इसको लिंक कर सकते हो। तो जो स्मॉल फर्म्स होती है उनको क्या दिक्कतें आती है, तो जैसे इनके पास पिछले बिजनेस की हिस्ट्री नहीं होती बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इनके अकाउंट्स वगैरह को पब्लिक ऐसा तो है नहीं कि ये वेबसाइट पे डालते हैं, कोई कंपलसरी होता है MSME के लिए वेबसाइट पे डालना अपने अकाउंट्स को, तो हर कोई देख पाए, वो भी नहीं होता। कई बार तो ऑडिट्स भी नहीं होती अकाउंट्स की इनकी, तो इसलिए जो है, जो पर्सन लैंडिंग कर रहा है, ठीक है, लोन दे रहा है, वो इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता है, ठीक है। लेकिन मेन बात क्या है, इनमें अच्छा खासा पोटेंशियल होता है ग्रोथ करने का। मतलब किसी कंट्री की ये जो इकोनॉमी होती है, जैसे इंडिया में आप देखो 70-80% तक इंडिया की GDP के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर जो होता है, उसके अंदर ये कंट्रीब्यूट करती है MSME। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इसका, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है ये। बट इनके साथ इशू क्या है कि फंडिंग गैप का इशू है, मतलब कि इनको पैसे नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि जैसे हमने कहा कि कोई बिजनेस हिस्ट्री नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अकाउंट्स वगैरह भी बहुत क्वालिटी के हिसाब से नहीं बनाए होते, कई बार मैनेजमेंट में इतनी एफिशिएंसी नहीं होती है, या फिर इनसे गारंटी मांगी जाती है क्योंकि असेट्स इनके पास ज़्यादा नहीं होती मॉर्गेज रखने के लिए। तो ये सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है MSME को, ठीक है। तो ये गैप कैसे फुलफिल हो सकता है? जैसे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, अब हम देख रहे हैं कि कौन कौन से इनको लोन देने के तरीके हैं। एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, गवर्नमेंट भी कई बार इनको हेल्प करती है। जैसे गवर्नमेंट बोल देगी कि अगर कोई पर्सन इन कंपनीज के अंदर या इन छोटी छोटी फर्म्स के अंदर कोई शेयर परचेज करता है तो उसको इनकम टैक्स में 20% तक की डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है, जितने का भी आप शेयर परचेज करोगे। मान लो 1 लाख का आपने शेयर परचेज किया इन कंपनीज में, छोटी कंपनीज में, तो 20% का टैक्स आपको बेनिफिट मिल जाएगा। प्लस गवर्नमेंट ये भी बोल देती है कि कई बार जब इन शेयर्स को आप बेचोगे 4-5 साल बाद, जितने साल बाद भी आप बेचोगे, तो अगर उस पर कैपिटल गेन होता है ना, मान लो 1 लाख के शेयर आपने 1,60,000 में सेल करे, तो 60,000 का प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन। वैसे तो इस पर टैक्स लगना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स नहीं लगेगा इस पर, ठीक है। तो गवर्नमेंट तरह तरीके से क्या देती है, टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। कई बार गवर्नमेंट ये भी बोल देती है कि आप कुछ पर्टिकुलर एरियाज के अंदर जाके इंडस्ट्री लगाओ, ठीक है, तो आपको टैक्स इंसेंटिव मिल जाएगा। ये आगे देखेंगे अपन, समझ में आ जाएगा आपको। फिर और भी होता है जैसे सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। सप्लाई चेन फाइनेंसिंग मतलब, अब सप्लाई चेन से कंफ्यूज मत होना आप, है ना। सप्लाई चेन से कोई लिंक नहीं है इसका। कि सप्लाई चेन क्या होती है कि माल प्रोडक्शन से लेकर सप्लाई तक जो चेन बनी होती है बीच बीच में, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स वगैरह, वो नहीं होता ही है ना। सप्लाई चेन फाइनेंसिंग मतलब सिंपली
कि हम किसी से गुड्स परचेज करते हैं लेकिन हम उस क्रेडिटर को टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो हमने उस क्रेडिटर को टाइम पे पेमेंट करने के लिए एक तरीके से उधार ले लिया जल्दी से, तो उसे क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। मतलब जिससे हम सप्लाई ले रहे हैं, जिससे हम गुड्स मतलब वो जो हमारा सप्लायर है, हम तो हो गए बायर, वो पर्सन हो गया सप्लायर, उसको हम जल्दी पेमेंट करने के लिए लोन ले रहे हैं, तो उसे बोलते हैं सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। क्राउड फंडिंग मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कई बार फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है, अब इंडिया में केरला में फ्लड्स आ गया तो बहुत ज़्यादा तबाही हो गई, तो अब इसलिए क्या है कि बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा डोनेट कराया जाएगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्राउड फंडिंग। या मान लो किसी, आपने कई बार देखा होगा यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो एकदम से एक ऐड आ गया कि एक बच्चा है उसको कैंसर है या एक बच्चे के साथ ये बीमारी है, ठीक है, तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन करना है, तो वो क्या होता है, क्राउड फंडिंग होता है। मतलब कि बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा अमाउंट रेस करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो क्राउड फंडिंग मतलब यहाँ पे अब ये डोनेशन नहीं है, ऑब्वियसली यहाँ पे लोन ले रहे हैं, ठीक है ना, बट बहुत सारे लोगों से ले रहे हैं। इसके लिए प्लेटफॉर्म्स बने हुए होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ऐसे ही पीयर टू पीयर फंडिंग मतलब जैसे एक्स है, ठीक है, एक्स ने वाई को लोन दे दिया, ठीक है, अब ये मिले कहाँ पे, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे मिल गए, ठीक है, और एक्स ने वाई को लोन दे दिया। एक्स ने वाई को क्यों दिया, क्योंकि एक्स के पास पैसा सरप्लस था, वो बैंक में जाता था इन्वेस्ट करने तो उसको रेट ऑफ रिटर्न कम मिलता था, ठीक है, तो एक्स ने सोचा कि चलो किसी और को अपन सेफ जगह पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से वाई को फंड्स चाहिए थे, वाई बैंक में गया लेकिन इसको लोन नहीं मिला, ठीक है, किसी भी वजह से। बैंक ने इसकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करी, ठीक है, बैंक क्या करते हैं, पर्सन की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं कि इस पर्सन ने आज तक जितने लोन लिए हैं वो इसने टाइम पे चुकाए या नहीं चुकाए। बैंकों के पास जैसे बहुत फेमस सॉफ्टवेयर होता है, उसे बोलते हैं सिबिल, ठीक है, आपने सुना होगा सिबिल स्कोर के बारे में, ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि हमारा सिबिल स्कोर 700 800 से ऊपर है तो वो अच्छा माना जाता है। मतलब बैंक क्या करते हैं कि जब भी आप लोन लेते हो तो पैन कार्ड नंबर लेते हैं आपका, उस पैन कार्ड नंबर से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिंक हो जाती है लोन्स की, ठीक है। अगर आपने 4 बैंकों से लोन लिया है तो चारों बैंकों की इन्फॉर्मेशन एक जगह पे स्टोर हो जाएगी, और वो एक कंपनी होती है जो स्टोर करती है, वो सिबिल है। वैसे तो और भी सारी कंपनी आती है बट सिबिल ज़्यादा पॉपुलर है। तो जब आप किसी बैंक में अप्लाई करते हो, सपोज करो आप नेक्स्ट टाइम 5th टाइम, 4 बार ऑलरेडी लोन ले चुके हो, 5th टाइम आप अप्लाई करते हो, सपोज करो आपने पंजाब नेशनल बैंक या आईसीआईसीआई बैंक में अपने लोन के लिए अप्लाई किया, तो आईसीआईसीआई बैंक अब आपके पैन कार्ड नंबर मांगेगा, पैन कार्ड डिटेल मांगेगा। जैसे ही आपने पैन कार्ड डिटेल दी तो आईसीआईसीआई बैंक को पता लग जाएगा कि आपने पहले से 4 लोन ले रखे हैं और वो 4 लोन आपने किस तरीके से रीपे करे हैं, क्या उनको टाइम पे रीपे करा है या नहीं करा है, उसमें कोई डिफॉल्ट तो नहीं हुई है, वो पता लग जाएगा। समझ में आ गया? तो इसलिए सिबिल स्कोर अच्छा मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो अब इन पॉइंट्स को अपन क्या है, ये तो ब्रीफ डिस्कस किया, अब अपन इसको डिटेल में अच्छे से देख लेते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट जो देखो यहाँ पे अपन को क्या याद रखना है, वर्ड एसोसिएशन मीन्स क्राउड फंडिंग क्या होता है, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग क्या होता है, या वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, पीयर टू पीयर फंडिंग क्या होती है। मीनिंग हर वर्ड का पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, फैक्ट्स याद नहीं करने हैं कि किधर से कितने अमाउंट का किधर तक लोन होता है, वो कभी नहीं पूछेगा आपसे। बस आपसे एक ये चीज़ पूछ सकते हैं मेनली कि वर्ड का मीनिंग बताओ, ठीक है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया, 20 मार्क्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से मान लो 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ गया कि बताओ जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होती है वो किस तरीके से लोन रेस कर सकती है, ठीक है, या फिर उनको क्या डिफिकल्टी आती है लोन रेस करने में। या फिर पर्टिकुलरली हो सकता है कि जैसे क्राउड फंडिंग और पीयर टू पीयर फंडिंग बहुत चलता है क्योंकि स्टार्टअप्स वगैरह का ज़माना है ना आजकल, तो ये वर्ड आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि इसका मीनिंग बताओ। क्लियर क्या? तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स जानने के बजाय आपको कॉन्सेप्ट हर चीज़ के बारे में क्लियर होना चाहिए। अब जैसे वर्ड है मैच्योरिटी गैप, मैच्योरिटी गैप आपसे पूछ सकता है क्या होता है। तो मैच्योरिटी गैप मतलब क्या होता है, देखो ये जो छोटी फर्म्स होती हैं उनको लॉन्ग टर्म लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं आती, लॉन्ग टर्म लोन्स मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन का एक तो इंटरेस्ट रेट हाई होता है, ये अपन को पता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन रिस्की होते हैं,
तो लेंडर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म लोन पे सिक्योरिटी हमेशा कोई ना कोई पर्सन आपसे रखवाएगा। तो मतलब जैसे असेट्स रखवा ली, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, ये सब चीज़ें रखवा ली। तो लॉन्ग टर्म लोन्स में दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कहाँ पे आती है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मीडियम टर्म लोन लेने पे। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी गैप। बस ये आप ध्यान रख लेना कि लॉन्ग टर्म लोन्स लेने में दिक्कत नहीं आती फॉर्म्स को, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है और सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी ये लोग मांग लेते हैं। तो फिर लेंडर जो होता है वो आसानी से दे पाता है इन दो रीजंस की वजह से। तो बोरोवर को कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन मीडियम टर्म्स लोन लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है जनरली, तो फिर वो देते भी नहीं लोन। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि स्मॉल, जैसे हमने देखा कि स्मॉल फर्म्स को कुछ दिक्कत आती है, वो रिस्की मानी जाती है। तो क्यों है ऐसा रीज़न भाई, क्यों रिस्की मानी जाती है? जैसे फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है, मैनेजमेंट इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कोई इस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। जैसे अभी अभी तो आए हैं हम, अभी तो हमारा स्टार्टअप है, 1 साल ही तो हुआ है हमें बिजनेस स्टार्ट करे, या फिर अभी तो हम कर रहे हैं, तो कहाँ से हिस्ट्री कहाँ से लेके आए, क्रेडिट हिस्ट्री कि आज तक बताओ। अब जैसे आप बैंक जाओगे ना, वो आपसे पूछेंगे कि आपने कितने लोन लिए हैं, 4-5 लोन लिए हैं क्या, 2-3 लोन लिए हैं क्या, तो वो आपसे उसका स्टेटमेंट मांग लेंगे। ठीक है, फिर उसके हिसाब से वो जज करते हैं कि आपने चलो ठीक कर रखा है नहीं कर रखा, या फिर वो आपसे इनकम टैक्स रिटर्न्स मांगेंगे आपकी 4-5 सालों की। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं। मतलब ये सब चीज़ें कॉमन होती है जब अपन बैंक में लोन लेने जाते हैं तो, बट इनका ये सब होता नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ सफिशिएंट गुड क्वालिटी एसेट्स, तो इनके पास अच्छी क्वालिटी ऑफ एसेट्स नहीं होती, तो इसलिए इनको बोला जाता है कि पर्सनल गारंटी देनी पड़ेगी आपको। तो फिर ये लोग पीछे हट जाते हैं फिर। ठीक है, एसएमई डर जाता है कि भाई पर्सनल गारंटी कैसे दें। ठीक है, तो फिर बैंक लोन नहीं दे पाता, तो बोलता है कि भाई हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, और रिस्क एवर्स बैंक थोड़ा सा रिस्क लेने में डरता है। ठीक है, तो ये 2 रीजंस हैं। तो अब इनको लोन कौन दे सकता है? वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, तो अपन अब देख लेते हैं। पहले तो बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बैंक के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर अपन वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में देख लेंगे, और फिर अपन देख लेंगे एंजल इन्वेस्टर के बारे में। ठीक है, तो ऐसे स्लॉट वाइज स्लॉट पढ़ेंगे। तो बैंक, जैसे मैंने बताया, बैंक लोन इनको नहीं देते हैं नॉर्मली। क्यों नहीं देता? अभी हमने डिस्कस किया कि सिक्योरिटी नहीं है इनके पास, और बैंक थोड़ा सा रिस्क लेने में डरता है। ठीक है, तो आप देखो कई बार क्या होता है बैंक से ना, जो आपने सुना है एनबीएफसी नाम, एक होता है जैसे नेशनलाइज बैंक है ना। कॉन्सेप्ट समझना सब जगह सेम होता है ना, अगर मैच्योरिटी से समझोगे तो। जो सरकारी बैंक होते हैं उसे नेशनलाइज बैंक कहते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं प्राइवेट बैंक्स। अब जैसे मैं आपको इंडिया का एग्जांपल दूं, आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे ना। नेशनलाइज बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। एनबीएफसी जैसे मुथूट फाइनेंस, सुना होगा भी आपने नाम। ठीक है, मुथूट फाइनेंस, या एयू बैंक। एयू पहले एनबीएफसी था, अब स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया, लेकिन आप मान सकते हो ना। ठीक है, तो ये सब क्या है? एनबीएफसीज हैं। तो इन लोगों को, जो एमएसएमई होते हैं, उनको नेशनलाइज बैंक तो लोन देता नहीं है, बहुत मुश्किल है कि देगा, है ना। सरकारी बैंक तो मना कर देते हैं। प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो थोड़ा बहुत लोन देते हैं, लेकिन उनकी फिर भी अगर किसी की क्रेडिट हिस्ट्री खराब है या क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो मना कर देते हैं प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन जो बचता है वो होता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फिर ये लोन देने के लिए तैयार होती है, लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करती है। ठीक है, बाकी फिर आपको यही लिख रखा है इसमें कि जैसे मैंने बताया कि रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल गारंटी फ्रॉम द प्रोपराइटर टू कवर द लोन हैज़ इनहिबिट द एक्सपेंशन ऑफ मैनी स्मॉल बिजनेस एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ ब्रिटिश आइडिया बीइंग डेवलप्ड अब्रॉड। ठीक है, तो इसमें सिंपल ये बता रखा है कि जो यूके की कंपनीज होती है, ठीक है, वो जब बैंक्स में लोन लेने जाती है तो बैंक उनको बोलते हैं कि पर्सनल गारंटी देनी पड़ेगी, तो फिर वो पर्सनल गारंटी देने से डर जाते हैं, तो वो लोन लेते नहीं है, और फिर वो लोग विदेशों में जाके अपना बिजनेस आइडिया डेवलप करते हैं। मतलब किसी दूसरे कंट्री में जाके हो सकता है कि वो बिजनेस आइडिया डेवलप करते हैं। ठीक है, बोले इस कंट्री में तो हमें लोन मिल नहीं रहा, तो हम दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ पे तो सरकार हमारा साथ देगी, यहाँ पे तो दे नहीं रही है।
वेंचर कैपिटल फंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की तारीख में, ठीक है ना, जिस तरीके से चल रहा है ये आजकल। वेंचर कैपिटल मतलब क्या कि कोई कंपनी मान लो न्यूली स्टेब्लिश्ड है, ठीक है, या फिर कोई कंपनी अपना एक्सपेंशन करना चाहती है, ठीक है, और उसने प्रूफ कर दिया अपने आप को ऑलरेडी, है ना, मतलब उसका आइडिया में दम है, ठीक है, आइडिया बहुत अच्छा है, बट उसके पास फंड्स की कमी है। और फंड्स छोटा मोटा अमाउंट नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की कमी है, ध्यान समझ लेना, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की कमी है, क्योंकि यही फिर एंजल इन्वेस्टर से डिफरेंट होगा थोड़ा सा, है ना, यही पॉइंट्स में डिफरेंस है एंजल इन्वेस्टर में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। तो लार्ज फंड्स की ज़रूरत है। तो फिर ये लोग जो होते हैं, ये कंपनीज जो होती है, जो एसएमई कंपनीज है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो कुछ अलग अलग इंडिविजुअल से बात करती है, अलग अलग कंपनीज से बात करती है। फिर जो कंपनीज इनमें इन्वेस्ट करते हैं एसएमईज में, उन्हें बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब एक बेसिकली एक कंपनी है या फिर कुछ लोगों का ग्रुप है ना। अब कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन, मान लो 5-7 बिजनेसमैन हैं, उन्होंने एक पूल ऑफ फंड्स बनाया, है ना, मतलब एक फंड्स का पूल बनाया है, इकट्ठा करा फंड्स। 4-5 बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनके पास खूब सारा पैसा है, इन्होंने एक बड़ी सी कंपनी बनाई, है ना, उसका नाम दे दिया वेंचर कैपिटलिस्ट ट्रस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट ट्रस्ट नाम दे दिया 4-5 लोगों ने, या फिर बहुत सारे लोगों ने, 20-50-100 लोगों ने। और इन्होंने फिर जाके जो अच्छे जिन कंपनीज के आइडिया हैं, जिनको मोटा पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, उसमें जाके इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। तो उसे क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटल फंड्स। और ऐसी कंपनीज को बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट या वेंचर कैपिटल ट्रस्ट। समझ में आ गया? तो आप देखो जो आजकल स्टार्टअप्स हैं उसके अंदर वेंचर कैपिटलिस्ट अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है। इनको फायदा क्या होता है? इनको फायदा ये होता है कि इनको कंपनी के शेयर मिल जाते हैं, ठीक है, 20% शेयर, 30% शेयर, इस तरीके से प्रॉफिट्स में हिस्सा मिल जाता है, कंपनी को फंड्स मिल जाते हैं, ठीक है, और बिजनेस में अच्छा खासा ग्रो हो जाता है। इनको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है 20%, 30% के आसपास वेंचर कैपिटलिस्ट को। क्लियर क्या? अब आते हैं एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर में क्या होता है कि कोई एसएमई ही है, एसएमई, ठीक है, वो बिल्कुल न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रही है, ठीक है, आइडिया अच्छा है लेकिन पैसे की कमी है, बहुत ज़्यादा पैसे की कमी नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, स्मॉल अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो फिर ये लोग क्या कर सकते हैं? किसी एक पर्सन के पास चले गए, एक पर्सन इंडिविजुअल के पास चले गए और उस इंडिविजुअल ने इस कंपनी में पैसा लगाने के लिए वो रेडी हो गया। तो ये जो पर्सन है, इस पर्सन को क्या बोलते हैं? एंजल इन्वेस्टर, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि एंजल इन्वेस्टर में और वेंचर कैपिटलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट में अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट में कभी भी इंडिविजुअल इन्वेस्ट नहीं करता, एक ट्रस्ट इन्वेस्ट करती है पूरी की पूरी, ठीक है ना, एक पूल ऑफ फंड्स बनाए जाते हैं, अलग अलग लोगों से पैसा लिया जाता है। जबकि बिजनेस मतलब एंजल इन्वेस्टर के अंदर एक पर्सन जो है वो इन्वेस्ट करता है एक फर्म के अंदर, मतलब एसएमई के अंदर, है ना, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अंदर। छोटा इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस या एंजल इन्वेस्टर अमाउंट क्या करता है? छोटा इन्वेस्ट करता है। क्लियर क्या? अब जैसे तुम वेंचर कैपिटलिस्ट देखो तो ये अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये अपन को थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे देखो ये एंजल इन्वेस्टर है, अब ये पर्सन पैसा लेके आया और ये बिजनेस है, इस बिजनेसमैन के पास क्या है? आइडिया है। ये बल्ब क्या है? किसकी निशानी है? आइडिया की निशानी है, ठीक है। तो इनको बदले में क्या मिल जाएगा? इनको बदले में इस कंपनी के अंदर शेयर मिल जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा अपनी एक नॉलेज जो है वो नॉलेज एक्सपीरियंस इस कंपनी को शेयर कर देगा, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर जनरली ऑलरेडी किसी ना किसी बिजनेस में एंगेज होते हैं। जैसे ये एंजल इन्वेस्टर है ना, ये कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होगा, ठीक है, और ये किसी कंपनी को फंड कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है उसके अंदर, लेकिन अमाउंट क्या है? छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब अब अमाउंट कितना है वो अपन को जानने की जरूरत नहीं है, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो आप,
टू गुड गार्डन इज अ प्राइवेट कंपनी दैट ओन्स एंड ऑपरेट अ स्मॉल चेन ऑफ फ्लोरिस्ट एंड गार्डन सेंटर इन द साउथ वेस्ट। फ्लोरिस्ट मतलब क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, उनका काम करता है ये, तो इसमें अच्छी कमाई है, ठीक है। दे हैव एक्सपेंडेड रैपिडली सिंस दे ओपनड 3 years अगो, फाइनेंसिंग द एक्सपेंशन मेनली थ्रू रिटेन्ड प्रॉफिट। अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे, अपना जो मतलब बिजनेस में एक्सपेंशन कर रहे थे वो खुद के प्रॉफिट से कर रहे थे, है ना, उसी को बार बार बिजनेस पर री इन्वेस्ट कर रहे थे। ये बेस्ट तरीका होता है वैसे तो। द डायरेक्टर्स आर नाउ कंसिडरिंग अ मेजर एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी एज अ सिमिलर चेन इन नेबरिंग एरिया दैट हैज बिकम अवेलेबल फॉर सेल। अब डायरेक्टर बोल रहे हैं कि एक और ऐसी ही चेन अवेलेबल है, इसको ये खरीदने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चेन बिकने के लिए तैयार है, तो ये टू गुड गार्डन क्या करेगा, उसको परचेज करने की सोच रहा है। एडवाइज द डायरेक्टर अबाउट द बेस्ट वे टू रेज फंड्स टू बाय द चेन इफ द शेयर फॉर शेयर डील इज नॉट अवेलेबल। मीन्स शेयर्स तो नहीं है, अब शेयर्स के अलावा क्या हो सकता है, ठीक है, तो आप बताओ क्या हो सकता है शेयर के अलावा। शेयर के अलावा ये हो सकता है कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बैंक के पास जाओ, बैंक ज़्यादा पैसा नहीं देता तो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाओ, एंजल इन्वेस्टर से बात कर सकते हो, ठीक है, तो ये आपको लिखना होता है। समझ में आया कि कई बार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अब अपन देखते हैं ये जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होती है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे एक तो मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब अगर जैसे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, कोई छोटी कंपनी है, ठीक है, कोई छोटी प्राइवेट कंपनी है, तो उसके शेयर्स क्या होते हैं, अनकोटेड होते हैं, अनलिस्टेड होते हैं, ठीक है, तो अनलिस्टेड शेयर को लोग खरीदना पसंद नहीं करते ना। कोई प्राइवेट कंपनी है तो ऑब्वियसली उसके शेयर क्या होंगे, अनलिस्टेड होंगे। हाँ, पब्लिक कंपनी है तो उसके शेयर लिस्टेड भी हो सकते हैं, अनलिस्टेड भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लिस्टेड ही हो, ठीक है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, यूके गवर्नमेंट ने क्या किया, यूके गवर्नमेंट ने एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट बना रखा है, ठीक है, जहां पे इनके शेयर्स खरीदे बेचे जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इनके शेयर्स को मार्केटेबल बनाने में हेल्प कर रही है। किसके थ्रू, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट के थ्रू। ऐसा ही सिंगापुर के अंदर जैम खुला हुआ है, ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट, ठीक है, सिंगापुर नहीं, सॉरी, हांगकांग। हांगकांग कहाँ पे ये बताओ। हांगकांग जो है ये डिस्प्यूटेड एरिया था, ठीक है, चाइना पहले, मतलब चाइना और यूके 1998 तक यूके इस पे रूल कर रहा था, है ना, यूके की कॉलोनी था हांगकांग। फिर यूके ने चाइना को ये एरिया वापस से दे दिया, ठीक है, यूके ने बोला हम डीकोलोनाइज करते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया आपको पता है कि 1947 में डीकोलोनाइज हुआ था, तो यूके ने बोला कि चलो ठीक है हम हांगकांग को डीकोलोनाइज करते हैं। अब फिलहाल हांगकांग पे पूरा कंट्रोल चाइना का है, लेकिन चाइना ने जब यूके ने जब चाइना को दिया था 1998 में ये एरिया, तो यूके ने बोला था कि आप, मतलब चाइना को बोला था कि आप इस पे ज़्यादा हार्श रूल मत लगाना, ठीक है, हांगकांग को डेमोक्रेटिक रखना। आपको पता है कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में कम्युनिस्ट रूल है, वन पार्टी रूल है, ठीक है, तो ऐसा करके बोला गया था, कम्युनिस्ट। तो लेकिन चाइना क्या करता है आज की तारीख में, हांगकांग पे कुछ कंट्रोल्स धीरे धीरे लगाने की कोशिश करता है, तो फिर हांगकांग में इस चीज़ का विरोध होता रहता है, ठीक है, ये मैंने आपको ज्ञान ऐसे ही दे दिया। तो अब आप देखो, ये बात समझ में आया कि गवर्नमेंट ने क्या किया है ऐसी कंपनीज के लिए, बताओ, इनके शेयर्स को मार्केटेबल बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स इंसेंटिव दे रही है इन्वेस्टर्स को, है ना, जैसे एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम है ये एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट स्कीम। अभी हमने क्लास में जैसे डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, इसमें क्या होता है, अगर कोई इन्वेस्टर, ये जो एसएमई है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इनके शेयर परचेज करता है, अगर कोई इन्वेस्टर इन कंपनीज के शेयर परचेज करता है, ठीक है, तो 20% तक इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। परसेंटेज वगैरह याद नहीं रखनी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, फैक्ट्स याद नहीं रखने हैं, क्या याद रखना है, कॉन्सेप्ट, है ना, कि एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होती है।
तो 20% तक इसमें रिडक्शन मिल जाती है जितने के आप शेयर परचेज करोगे। सपोज करो किसी इन्वेस्टर ने ऐसी छोटी कंपनी के 1 लाख के शेयर परचेज कर लिए 1 लाख पाउंड के, तो 20,000 पाउंड उनको डिडक्शन मिल जाएगी, है ना, इनकम टैक्स में। प्लस अगर ये शेयर्स 3 साल तक होल्ड रखेंगे, 3 ईयर्स तक, और उसके बाद बेचेंगे, ठीक है, तो अगर कोई प्रॉफिट होगा उस पर, तो उसमें कैपिटल गेन पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। जैसे 1 लाख के शेयर्स हैं, 1 लाख के शेयर को आपने 1,60,000 में बेचा आफ्टर 3 ईयर्स, तो कैपिटल गेन कितना हो रहा है 60,000 का। बट ये 60,000 गवर्नमेंट क्या कर देगी, आपको एग्जम्प्ट कर देगी, ठीक है। बट इसमें कुछ कंडीशंस है, क्योंकि ये छोटी कंपनीज हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने की कोशिश करी जा रही है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप इन्वेस्टमेंट केवल कितना कर सकते हो, 10 लाख पाउंड तक का कर सकते हो हर साल, ठीक है। और ऐसी कंपनी में होना चाहिए जिसकी असेट्स कितनी हो, 15 मिलियन पाउंड से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, ये बात है। तो ज़्यादा मैंने कहा ना, फैक्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पता लगना चाहिए। वेंचर कैपिटल ट्रस्ट बताया, क्या मतलब है वेंचर कैपिटल ट्रस्ट का, कि ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, वेल्दी कंपनीज हैं या वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, मतलब इनके पास मज़ेदार पैसा है, ठीक है। सारे अंबानी के परिवार से हैं, है ना, मुकेश अंबानी के परिवार से हैं सारे के सारे, टाटा, मुकेश अंबानी, इन्होंने एक फंड बना दिया, ठीक है। उस फंड का ध्यान रखने के लिए एक ट्रस्ट क्रिएट करा, ठीक है ना। ट्रस्ट समझ में आया, जैसे डिवेंचर में किया था अपन ने, डिवेंचर ट्रस्ट डीड बनाई थी, तो इस ट्रस्ट को क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटल ट्रस्ट। इसमें क्या है, सबका पैसा जमा है, ठीक है। और ये फिर ये जो पैसा है इसको इन्वेस्ट करेंगे कहाँ पे, इसको इन्वेस्ट करेंगे कंपनीज के अंदर अलग अलग। समझ में आया क्या? तो वेंचर कैपिटल ट्रस्ट क्या होते हैं, जो कम से कम 70% अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं छोटी कंपनीज में। अनलिस्टेड कंपनी मतलब, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी मतलब स्मॉल कंपनी होगी, और लिख भी दिया आगे स्मॉल कंपनीज है, ठीक है। समझ में आया क्या? तो 70% जैसे जैसे ये ट्रस्ट बना उसके 3 साल के अंदर इन्होंने 3 साल के अंदर इन्होंने 70% पैसा इन कंपनीज में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल ट्रस्ट कहलाते हैं। इनको फिर क्या होता है कि इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाती है यूके के अंदर एज पर लॉ, ठीक है। तो एम क्या है, जो हाई रिस्क ट्रेडिंग कंपनीज हैं उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है वेल्दी पर्सन्स हो, अपन जैसे लोग भी इस वेंचर कैपिटल ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्योंकि हम क्या है, देखो डायरेक्ट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमसे कोई कंपनी लेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा पैसा है। तो हम जैसे लाखों लोग, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा पैसा मिला के एक पूल बनाते और वो पूल फिर इन्वेस्ट करे अलग अलग कंपनीज में, जैसे म्यूचुअल फंड्स में होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में भी तो यही होता है, ठीक है, कि हम लोग अपना पैसा किसी एएमसी को देते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, और वो कंपनी फिर अलग अलग एरियाज में पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स बनाती है, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे होता है। शेयर इंसेंटिव स्कीम्स, शेयर इंसेंटिव स्कीम मतलब क्या होता है कि कंपनीज के एम्प्लॉयज को बोला जा रहा है कि आप कंपनी के शेयर खरीद लो। तो क्या होगा उससे कि अगर एम्प्लॉय शेयर खरीद लेंगे तो जैसे आपने सुना है ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो कंपनी को पैसे मिल जाएंगे, दूसरी बात एम्प्लॉयज़ को शेयर मिल जाएंगे तो एम्प्लॉयज़ को काम करने में मज़ा आएगा, उनको फीलिंग आएगी कि हमारी खुद की कंपनी है, हम इस कंपनी को ओन करते हैं, OWN, है ना। तो ये सब बातें हैं। तो एम्प्लॉयज़ को फिर टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगी। फिर और क्या है, और जैसे गवर्नमेंट है ना बोल सकती है कि कुछ भी, मतलब जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है, लोन गारंटी दे सकती है, ग्रांट दे सकती है, लोन दे सकती है। लोन गारंटी अभी देख लेते हैं और क्या क्या है, ठीक है। जैसे एंटरप्राइज फाइनेंस गारंटी, एंटरप्राइज फाइनेंस गारंटी मतलब गवर्नमेंट बोल रही है किसी कंपनी को कि भाई अब इन छोटी कंपनीज के साथ क्या दिक्कत है, एसएमई के साथ, कि अगर ये कहीं लोन लेने जाते हैं तो लोग बाग इनसे क्या मांगते हैं, गारंटी मांगते हैं, ठीक है। तो पर्सनल गारंटी तक मांग ली जाती है प्रोपराइटर की। तो गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट इन कंपनीज को एनकरेज करने के लिए बोल रही है चलो आप लोन लो,
किसी बैंक के पास जाओ, हम 75% तक गारंटी खुद देंगे। समझ में? हम 75% तक गारंटी खुद देंगे, ये बोला है। ठीक है, तो इससे अगर कंपनी अगर कभी डिफॉल्ट करती है तो फिर बैंक को पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? खुद सरकार की होगी। ठीक है ना? ऐसा मत समझना कि ये केवल यूके में स्कीम चलती है ऐसी, आप लोग शायद अवेयर नहीं हो, लेकिन इंडिया में भी बहुत सारी स्कीम्स है सेम टू सेम ऐसी, एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए। आपने कभी अगर सुना हो, मुद्रा स्कीम होती है, मुद्रा स्कीम के अंदर गवर्नमेंट जो है वो 10 लाख तक का लोन देती है ना, 10 लाख तक का। ठीक है, और बिना गारंटी के, बिना गारंटी के। क्लियर? क्या एमएसएमई के लिए 50 स्कीम है। गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए इंडिया में उद्योग पोर्टल बना रखा है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? कल को अगर आप किसी छोटी कंपनी में जॉब करने किसी एमएसएमई में जॉब करने जाते हो तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है ना? उसका कैसे भला करोगे आप। और इवन आप, ये भी तो हो सकता है कि कल को खुद का ही बिजनेस खोल लो। एसीसीए करने के बाद आपको लगता है कि यार जॉब नहीं करनी, अब हमें खुद का बिजनेस करना है, तो और भी अच्छी बात है। फाइनेंस का पर्सन अगर बिजनेस करता है खुद का, तो बिजनेस करने में डबल मजा आता है, क्योंकि कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बस न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो, फिर रियल में और भी कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। ठीक है ना? न्यूज़पेपर कौन सा? लेकिन अच्छा न्यूज़पेपर, जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या इकोनॉमिक टाइम्स। देखो कौन सा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है? टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं आता, बच्चों वाला न्यूज़पेपर आता है छोटा सा। ठीक है, ये पढ़ो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या इकोनॉमिक टाइम्स। उसमें भी सबसे पहले क्या पढ़ने होते हैं न्यूज़पेपर में? एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स को आर्टिकल्स भी बोला जाता है। ठीक है, और क्या पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर में? इंटरनेशनल न्यूज़ जरूर पढ़ो, जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ हो रही है। फिर बिजनेस न्यूज़ देखो, इकोनॉमी की न्यूज़ जो भी है देखो, शेयर मार्केट डेली की डेली किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखो क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट के रिलेशन देखो दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमेशा नोट करो। कोई भी कंट्री अगर आपको दिखती है नई, जिसके बारे में आपने नहीं सुना, ठीक है, जैसे मैं मान लो आपको बोलूं क्यूबा। अब कई लोगों को क्यूबा नहीं पता कि देश भी होता है। ठीक है, तो क्यूबा भी एक कंट्री है। अगर आपको नहीं पता तो देखो कहाँ पे है। कैसे देखोगे? मैप में देख लो, तो उससे आपकी जीके भी थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हैं बातें। अब रीजनल सेलेक्टिव असिस्टेंस स्कीम क्या है? नाम से देखो समझ में आ रहा है, रीजन मतलब रीजन सेलेक्ट करके असिस्टेंस दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? रीजन मतलब क्या होता है? एरिया। जैसे किसी गवर्नमेंट क्या बोल रही है यूके की, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्री लगाओ, किसी पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्री लगाओ, और हम आपको टैक्स में क्या देंगे? उससे रिलेटेड बेनिफिट देंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कभी आपने इंडिया का अगर इनकम टैक्स पढ़ा हो तो एक सेक्शन है ATIE। ATIE कहता है कि इंडिया में कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। देखो, सही नहीं बनाऊंगा मैप, लेकिन कच्चा कच्चा बना के समझा दूंगा, है ना। ये जो स्टेट्स होते हैं, ये वाले, जिसे आप 7 सिस्टर्स कहते हो, है ना। वैसे मैंने इसमें बांग्लादेश और म्यांमार गायब कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी समझ में आ गया होगा। 7 सिस्टर नहीं होते, पहली बात तो ये 8 होते हैं। ठीक है, 7 सिस्टर्स में 8 होता है सिक्किम। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7। आसाम, ये अरुणाचल था, है ना। तो ये 8 स्टेट्स होते हैं। ये 8 स्टेट्स क्या हैं? अंडर डेवलप्ड रह गए हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है इंडिया में कि अगर ऐसी एरिया में इंडस्ट्री डालोगे तो आपके 100% प्रॉफिट्स, लेट सपोज 5 ईयर्स तक एग्जेम्प्ट कर दिए जाएंगे पूरे के पूरे। तो
ऐसे चीज़ को क्या बोलते हैं, रीजनल सेलेक्टिव असिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी बड़ी बड़ी तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, रोजगार क्रिएट होगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स बनेगी, ठीक है। पावर, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वाटर आएगा, ठीक है। ये सब फायदे होंगे, तो यहाँ के लोग, यहाँ के एरिया का डेवलपमेंट होगा। सेम टू सेम इसी तरीके से यूके के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। हर कंट्री के अंदर कुछ एरिया ऐसे अंडर डेवलप्ड होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स चलाती रहती है। तो इंडिया में जैसे ATIE है, सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, केवल लिंक करने के लिए बताया और कुछ नहीं है। एंटरप्राइज ग्रांट्स, अब जैसे वही एक ही जैसी बात है कि अगर छोटी एंटरप्राइज है, जैसे 250 पर्सन से अगर आपके पास कम है, तो और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्ट है और वो डेजिग्नेटेड एरिया, मतलब कोई अच्छे एरिया में, जैसे जो हमने बोला हुआ है, जैसे लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इवन आपको पता हो तो JNK जो जम्मू कश्मीर होता है, जम्मू कश्मीर में भी अगर इंडस्ट्री डालते हो तो इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है, ठीक है। तो ये सब होते हैं डेजिग्नेटेड एरियाज, हर कंट्री में ऐसे एरियाज होते हैं, तो इनके लिए भी आपको गवर्नमेंट क्या दे रही है, डिडक्शन दे रही है। रीजनल इनोवेशन ग्रांट, मतलब जैसे आप क्या कर रहे हो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ आपका ऐसा प्रोजेक्ट है, वही जो इनोवेशन वाली बात है, नया प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, नया प्रोसेस बना रहे हो। सपोज करो, अब जैसे मैं बताऊं आपको, ये जो कोयला होता है, कोयला, ठीक है, कोल से क्या निकलती है, कोल है ना, जब जलाते हैं तो उससे सारी गैसेस निकलती है, पता होगा। तो इसमें एक चीज होती है जिसे बोलते हैं फ्लाई ऐश, है ना। तो फ्लाई ऐश होती है, तो जब थर्मल पावर प्लांट होता है ना, थर्मल पावर प्लांट मतलब जो आपको पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी कई तरीके से बन सकती है। तो थर्मल पावर प्लांट जो होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे हम कोयले की मदद से, ठीक है। कोयले से स्टीम बनेगी, भाप बनेगी, और भाप से टरबाइन घूमेगी, स्टीम से टरबाइन घूमेगी और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, आपको पता होगा। तो ये जो अपन ये काम कर रहे हैं, इसमें लेकिन एक गंदा सा प्रोडक्ट जनरेट होता है, फ्लाई ऐश, जो पूरे एरिया में ऐसे बिखर जाता है, लेकिन इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो गंदा प्रोडक्ट होता है, जिस सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस, खतरनाक जो ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे है, तो वो मतलब कोयले से निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसी कोई गैस नहीं है जो कोयले से नहीं निकलती हो, ठीक है ना, जब उसको अपन जलाते हैं तो अब इसका तरीका क्या है, अब इसका अच्छा तरीका यह है कि इसको हम इसकी ब्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आज आप देखो फ्लाई ऐश की ब्रिक्स बन रही है। फ्लाई ऐश की ब्रिक्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि भाई ये एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, इसको हम कहीं पे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो एज अ पॉल्यूटेंट इधर उधर नहीं फैलेगा। प्लस ब्रिक्स बन गई, ब्रिक्स बहुत मजबूत होती है इसकी, है ना। प्लस ये फायर रेजिस्टेंट भी होती है, मतलब इतनी जल्दी आसानी से इसमें फायर नहीं लगती है। तो ये सब इसके फायदे होते हैं। क्लियर क्या? तो ऐसा कोई आपके दिमाग में एक आइडिया आया कोई इनोवेशन का, तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी, छूट देगी, है ना, ठीक है। तो एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, ठीक है। लेकिन आपके पास 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़, आपके यहाँ पे 50 से ज़्यादा कर्मचारी नहीं होने चाहिए। सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया सप्लाई चेन फाइनेंसिंग क्या होता है, कि आप इसमें क्या कर रहे हो, देखो ध्यान सुनना, इधर ले लेता हूँ। सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में दो पर्सन होते हैं, एक तो बायर होता है और एक सप्लायर होता है। तो सप्लायर ने बायर को गुड्स बेचे, ठीक है ना, लेकिन बायर जो है वो पैसे तुरंत नहीं देना चाहता, ठीक है। तो बायर क्या कर रहा है, बायर ये जो इससे इनवॉइस आया होगा ना, बिल आया होगा कोई ना कोई सामान खरीदने का, ये जो इनवॉइस है ना, ये इसने इनवॉइस को उठा के एक पोर्टल पे अपलोड कर दिया, ठीक है। और एक कंपनी ने उस पूरे इनवॉइस को चेक किया, ठीक है, बायर्स की हिस्ट्री चेक करी, थोड़ी सी सप्लायर की हिस्ट्री चेक करी, और वो इनवॉइस एक कंपनी ने खुद ने पे कर दिया,
ठीक है, ध्यान सुनना, कंपनी ने खुद ने पे कर दिया तो सप्लायर को तो पेमेंट मिल गया, सप्लायर तो हो गया फ्री, और बायर बाद में इस कंपनी को पेमेंट कर देगा। भाई नॉर्मली क्या होता कि बायर पे करता सप्लायर को, ठीक है, लेकिन बायर के पास तुरंत पैसे नहीं थे, बायर के पास पैसे आएंगे सपोज करो 60 डेज बाद, आफ्टर 60 डेज, लेकिन सप्लायर बोल रहा है मुझे तो पेमेंट चाहिए आज की आज ही। तो बायर ने एक आइडिया लगाया, एक पोर्टल पे अपलोड कर दिया इनवॉइस को, और एक कंपनी से बात करी, कंपनी ने दोनों की सब चीज़ें चेक करी, इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट हिस्ट्री, पास्ट ट्रांजेक्शन्स वगैरह, और फटाफट से कंपनी ने सप्लायर को हैंड टू हैंड पे कर दिया। अब बायर जो है सप्लायर को पे करने के लिए लाइबल होगा, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे सबको फायदा हुआ, सप्लायर को पेमेंट जल्दी मिल गया, बायर को टाइम मिल गया पेमेंट करने के लिए, 60 दिन मिल गए, 60 दिन बाद ही पे करेगा बायर कंपनी को, ठीक है। कंपनी यहाँ पे बीच में कुछ कमीशन इंटरेस्ट कमा लेगी। क्लियर क्या? इंडिया में ऐसा काम करता है अडानी कैपिटल, इंडिया में ऐसा काम करता है अडानी कैपिटल। क्लियर क्या? तो इसे बोलते हैं सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, इसे रिवर्स फैक्टरिंग भी बोलते हैं, रिवर्स फैक्टरिंग। ये फैक्टरिंग नॉर्मली कौन करवाता है, सेलर जो सेल करता है, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर ने फैक्टरिंग नहीं करवाई इनवॉइस की, एक तरीके से बायर ने करवा दी, तो इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स फैक्टरिंग। क्लियर क्या? क्राउड फंडिंग क्या मैंने बताया आपको कि अगर हम जो है छोटे छोटे मतलब छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा कर रहे हैं बहुत सारे लोगों से, ठीक है, ये पर्सन के पास बिजनेस आइडिया है, इन सबके पास पैसे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, क्राउड फंडिंग करना। तो जैसे मैंने बताया आपको, कई लोगों को बीमारियां हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कैंसर वगैरह या फिर कोई भी बीमारी होती है, ठीक है, तो कई बार अपन यूट्यूब पे ऐड देख रहे होते हैं तो एकदम से बीच में ऐड आता है डोनेट नाउ, गिव इंडिया, ऐसा कुछ करके आते रहते हैं, तो वो क्राउड फंडिंग होती है। बट यहाँ पे लोन्स की हो रही है क्राउड फंडिंग। पीयर टू पीयर फाइनेंसिंग मतलब ये पर्सन है, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, है ना, तो ये बैंक में जाता है, बैंक लेकिन इसको बोलता है इंटरेस्ट रेट तो मैं तो कम दूंगा, लिमिटेड दूंगा। ये पर्सन है, इसके पास बिजनेस आइडिया है, इस पर्सन को लोन चाहिए, ये बैंक में जाता है, तो बैंक बोलता है आपको तो लोन नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आपके कोई पास आप इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है, और लोन मिलेगा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में मिलेगा। तो ये दोनों एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, ठीक है, ये पर्सन इसको लोन दे देता है, ठीक है, प्रोवाइडेड सारी चीज़ें चेक होती है, गारंटी वगैरह जो भी है, सिक्योरिटी वगैरह ये सब चीज़ें चेक होती है, ठीक है, और इसको बदले में क्या मिल जाएगा, बाद में इंटरेस्ट मिल जाएगा, इस पर्सन को अपना पैसा मिल गया, ये अपना बिजनेस कंटिन्यू कर पाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, पीयर टू पीयर लेंडिंग। पीयर मतलब आपस में एक दूसरे ने लोन लेके सेटल कर दिया, ठीक है ना, इसे बोलते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग। तो बस इतना ही है इस टॉपिक में, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इस्लामिक फाइनेंसिंग, ठीक है। कई बार इस्लामिक फाइनेंसिंग में से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे टॉपिक इस्लामिक फाइनेंसिंग, ठीक है। चलिए, थैंक यू।